नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे नेवी ट्रेडमैन के सिलेबस के बारे में। इसमें 1100 से ज्यादा पोस्ट है और सभी आईटीआई के ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1100 पोस्ट कम नहीं होता है। अगर आप सही से तैयारी कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा तो एक दिन नौकरी निश्चित मिलने वाला है। और इस बार नौकरी के लिए इंतजार मत कीजिए कि अगला फॉर्म आएगा तो हम तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो आपको यह नौकरी मिल सकती है। बहुत अच्छी नौकरी है। सेना की नौकरी, एक तो देश सेवा, ऊपर से पैसा ही पैसा, और दूसरा एक रॉयल्टी अपने अंदर जो होती है वो किसी जॉब के अंदर नहीं दिखेगा। तो अगर आप नेवी ट्रेडमैन का तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग में 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आइए सिलेबस समझाएंगे। इस सिलेबस का भी स्टडी आप इजी वे कोचिंग में कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसका एग्जाम अप्रैल तक संभावित है। इसका जो सिलेबस है बेहद आसान है। मैं अभी आप बताने वाला हूं। आसान का मतलब ये नहीं होता कि आप घर बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स लगाने पड़ेंगे आपको। इधर उधर ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि कभी भी नौकरी जो मिलती है, नौकरी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑफलाइन ज्यादा होती है, क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा प्रैक्टिस होता है। घर पे कितने भी कोशिश कर लिए 2 से 3 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर रह के कहीं तैयारी करते होंगे तो बिल्कुल यह सत्य है कि आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप 2 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कीजिए। विश्वास कीजिए, 1100 प्लस पोस्ट है। देर मत कीजिए और इंतजार मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। 4-5-6 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए सीट खाली है कि नहीं खाली है, कितना फी है, सब पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहां पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स। इसमें 4 पार्ट में बटा गया। ये पहला पार्ट है। इसके बाद आएगा एप्टीट्यूड एंड मैथ दूसरा पार्ट में, तीसरा पार्ट में इंग्लिश है और चौथा पार्ट में जनरल साइंस है। तैयारी कैसे करना ये बहुत बड़ा जरूरी है। तो यहां पे हम समझेंगे कि ये रीजनिंग है। रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है यहां पे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल्स ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये रहता है कि जैसे आप कहीं क्वेश्चन सुने होंगे, प्लस को माइनस बोला जाता है और यहां पे गुना को भागा बोला जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा 2 + 3 / 4, ऐसा दिया रहेगा। अब पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन हम ऐसे बना दिए हैं, तो जहां पे प्लस है वहां पर माइनस करेंगे, जहां पर भागा है वहां पर गुना करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस। आपको एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चले कि बेहद आसान होता है, ज्यादा भारी नहीं होती है, बस पढ़ाने वाला इंसान अच्छा हो आपको। इसके बाद नेक्स्ट है यहां पे सीरीज जानते ही होंगे आप लोग। सीरीज में जैसे होता है 2, 4, 6, 8, इसके बाद क्या होगा, इस तरह की सीरीज दिया रहता है। तो हम लोग निकालते हैं कि इसके बाद कौन सा डिजिट यहां पर आने वाला है। जैसे आप देखेंगे इसमें तो 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर 10 हो जाएगा। 8 + 2 है, जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। बेहद आसान वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया। तो इस तरह के आपको सीरीज में पूछेगा। ऑड वन आउट को आप समझ सकते हैं। इसमें जैसे आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है और आपके पास एक भैंस है, गाय है। तो इसमें ऑड कौन सा है? ये सारे व्हीकल्स हैं और एक गाय जानवर है। तो जानवर क्या होगा? आउट हो गया, मतलब इसको बाहर कर देंगे। तो ये ऑड, तो इसको बोलते हैं ऐड वन आउट। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोग देखे होंगे, इस तरह का रहता है। 3 सर्कल होते हैं, किसी में कुछ दिया रहता है परसेंटेज, और इसमें से निकालना होता है कि इसका किस में आएगा, कितना परसेंटेज हुआ, ऐसा हम लोग निकालते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम बहुत इजी होता है। 1-2 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में जैसे पूछ देगा पटना, गंगा, लखनऊ डैश, मतलब ये होगा पटना गंगा नदी के किनारे है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे हो गया। इसको हम बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे
रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ये चैप्टर का नाम है, आप किताब निकाल कर भी ये चैप्टर देख सकते हैं। इसके बाद बेस्ड प्रॉब्लम। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का टाइप मैं आपको बता रहा हूं, दूध है, घास है, दही है, गाय है। इसको बोलेगा कि अरेंज कीजिए 1 2 3 करके। तो सबसे पहले क्या होगा, गाय होगा, गाय घास को खाएगी, घास खाने के बाद गाय दूध देगी, दूध देने के बाद दूध से दही बन जाएगा। तो इस तरह से अरेंज करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम सोल्विंग ड्राइंग। आप लोगों को पता होगा, देखे होंगे इसको, इस तरह का त्रिभुज दिया रहता है और त्रिभुज के अंदर में एक और त्रिभुज बना रहता है और बोलता है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है, या इसमें एक सर्किल ऐसे बना रहेगा, बोले फिगर काउंट करो कितना फिगर है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सोल्विंग ड्राइंग। नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। इंटरफ्रेंस बता दें आपको, इंटरफ्रेंस में क्या होता है, एजप्शंस होते हैं, मतलब अनुमान लगाना होता है इंटरफ्रेंस में। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास गाड़ी मांगने आए कि सर मुझे गाड़ी दीजिए, हम बोले कि नहीं गाड़ी नहीं दे सकते हैं, तो आप इसमें 4 ऑप्शन देगा कि गाड़ी क्यों नहीं दिए, पेट्रोल खत्म था, गाड़ी खराब थी, देने का मन नहीं था, क्या था। तो क्वेश्चन के अनुसार अनुमान लगाकर आंसर देना होता है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। उसको इंटरफ्रेंस में क्वेश्चन आते हैं। आप रीजनिंग का बुक देखिएगा तो इस तरह का अनुमान लगाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको इंटरफ्रेंस में लाया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग होता है। कोडिंग डिकोडिंग भी बेहद आसान होता है। जैसे मान लीजिए किसी भाषा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी भाषा में मोहन को एप्पल बोला जाता है, किसी भाषा में मोहन को एप्पल बोला जाता है, तो श्याम को क्या बोला जाएगा, तो श्याम को उस भाषा में क्या बोला जाएगा। तो यहां मोहन था, मोहन को क्या बोलते थे, एप्पल। तो मोहन को डिकोड करेंगे एप्पल के साथ, इसके बाद श्याम को कोडिंग करेंगे इसी भाषा के साथ, तो पता चलेगा कि श्याम को क्या बोला जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इसको हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं। अब आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब यह होता है कि इसमें फिगर दिया रहेगा, बाकी पीछे वाला जितने रीजनिंग था इस सब में क्वेश्चन शब्दों में लिखा रहता है, मतलब क्वेश्चन लिखा रहता है। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, फिगर दिए रहते हैं, फिगर में से आपको निकालना होता है, सोचना समझना होता है। जैसे यहां पर देखेंगे एनालॉजी, फिर वही प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारे फिगर दिए रहेंगे, उसमें से बोलेगा कि इसको किसके साथ अटैच करेंगे, या बोलेगा कि ये फिगर 4 फिगर है, नीचे वाला में देगा कि इसमें चारों में से कौन सा इसके साथ सेट होगा। इस तरह क्वेश्चंस दिए रहेंगे। काउंटिंग फिगर रहेगा, त्रिभुज देगा काउंट करने के लिए। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होता है, सीरीज 4 फिगर सीरीज होता है, वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। इसमें तो पूछता ही है, जो नेवी वाले में कोई भी एग्जाम दीजिएगा नेवी इंडियन आर्मी का, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज पूछता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है इंटेलिजेंस के लिए। इसलिए ये रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं ये टॉपिक खत्म हो गया रीजनिंग का। ये रीजनिंग का टॉपिक है, कितना आसान है। आप आसान तभी है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपके लिए आसान है, तभी नौकरी मिलेगा। फॉर्मूला याद करने से नौकरी नहीं मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मिलता है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि बढ़िया से कॉपी को सजा के लिखते हैं, उससे नौकरी नहीं मिलेगा भाई। वो कॉपी क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है। नौकरी के लिए पढ़ा रहे हो, अपने लिए पढ़ा तो लिख लो, कैसे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम चलेंगे मैथ वाले क्वेश्चन को समझते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। ये मतलब मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में देखेंगे नंबर सिस्टम, आप लोगों को पता होगा नंबर सिस्टम। इसके बाद टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में जो क्षेत्रमिति होता है, परिमाप होता है, निकालते हैं। इसमें स्फेयर, त्रिभुज, रेक्टेंगल, वर्ग, मतलब जितने तरह के जो एरिया को डिजर्व करता है उसको निकालने के जो तरीके होते हैं उसको हम मेंसुरेशन में लेते हैं। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक आप सुने होंगे और इसके लिए बेहद ही बेसिक क्वेश्चन को लगाना होगा आपको। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टैटिकल चार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ज्योमेट्री में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं सबके बारे में पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री एगो अलग ही कंसेप्ट है जिसमें ट्रायंगल के बारे में अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे मैथ के चैप्टर है जो बेहद ही इजी है। बचपन से हम लोग मैथ ही लगाते हैं, रीजनिंग भले कम पढ़ते हैं लेकिन मैथ पे आप हमेशा पढ़ते होंगे, इसलिए ये सब आपको पता भी होगा। परसेंटेज निकालना आप जानते हैं कि मैट्रिक में आपका इतना नंबर आया और कितना नंबर का हुआ था तो कितना परसेंट हुआ, इस सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनेगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे नंबर पे।
इसमें है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। तो देखिए इंग्लिश में क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि ये बेहद इजी एग्जाम है आपके लिए। अब यहाँ पर समझिएगा, हम जो कहने जा रहा हूँ उसकी बात को समझिएगा। जैसा दुश्मन हो वैसा तैयारी करना चाहिए, जैसा दुश्मन हो वैसा तैयारी करना चाहिए। मान लीजिए भारत की लड़ाई नेपाल के साथ हो गया, इसके लिए क्या तैयारी करना होगा भारत को? किसी तरह कोई तैयारी करने की जरूरत है? नहीं है। ऑलरेडी भारत तैयार है नेपाल को बर्बाद कर देगा। मान लीजिए बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो गया, इसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, तो भारत को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। चाइना के साथ हो जाए तो भारत को बहुत ज्यादा मजबूती के साथ आना पड़ेगा। इसी तरह आपका कंपटीटर कौन है? आपका कंपटीटर कौन है? आईटीआई के बच्चे हैं। तो क्या आईटीआई के बच्चों को इंग्लिश आती है? इंग्लिश पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश समुद्र है, जहां पे अनलिमिटेड सिलेबस हो, उसको कभी भी उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, उसी तरह से पढ़ा जाए जिस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे यहां वोकैबुलरी दिया हुआ है, अब वर्ड मीनिंग है, कोई भी वर्ड मीनिंग दे देगा और पूछा इसका हिंदी बताइए, इसका मीनिंग क्या होता है। आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में कितने सारे वर्ड है, अरबों वर्ड है। अब अरबों वर्ड को याद कीजिएगा बैठ के, पगला जाइएगा। पगलाना नहीं है, समझ गए ना। मान लीजिए दरवाजे के पास आपका बिल्ली बैठी हुई है, उसको मारने के लिए किस चीज की जरूरत है? डंडे की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है, डांटिएगा भाग जाएगी। अगर शेर बैठा हो दरवाजे के बगल में तो फिर डंडे से भी नहीं सुनने वाला है, बंदूक दिखाना पड़ेगा, हो सकता है उससे भी ना भागे। तो इसी तरह दुश्मन के अनुसार तैयारी कीजिए। आपका कंपटीटर कौन है? आईटीआई के बच्चे जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। और आप फिर इंग्लिश के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे? तो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये इसका सिलेबस है इंग्लिश का। ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। इसमें अगर पढ़ना तो ग्रामर पढ़ लीजिए, टाइम एंड टेंस पढ़ लीजिए, नाउन पढ़ लीजिए, प्रोनाउंस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, डिग्री पढ़ लीजिए, वॉइस पढ़ लीजिए। ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे, प्रीपोजिशन वगैरह सब पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने की चीजें, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाला है। और कॉम्प्रिहेंशन, कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से आपको उसमें से क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से क्वेश्चंस को लगाना होगा। तो ये कह सकते हैं कि किस्मत पे है कि आपको इसमें नंबर मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इसका तैयारी 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं है। और है भी तो आप इसको उसी तरह से ले कि किसी को नहीं आता है, बस ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हम लगा देंगे। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप समझ सके इंग्लिश वाले, यहाँ पे जो भी था आप समझ गए। इसके बाद आइए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मैंने स्टडी किया है। आपको मैं बता दूं कि लूसेंट किताब को खरीद लीजिएगा। लूसेंट किताब सभी लोग परिचित होंगे लूसेंट से। उसमें जितना सारा चीज दिया है सबको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, वो सब कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक दिया है समझिएगा आप, यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया हुआ है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी में कहें तो खेलकूद है, इतिहास है, भाषा संस्कृति है, ये भौतिकी है, सॉरी ज्योग्राफी मतलब भूगोल है, फिजिक्स है, भौतिकी है, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र है। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। और भी है यहाँ पे आगे, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट इवेंट्स है, और जनरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से पूछे जाएंगे। जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके भी संविधान से पूछे जा सकते हैं। तो ये तो मतलब समुद्री नहीं है, महासमुद्र है कह सकते हैं, हिंद महासागर है, इसमें पूरा पढ़ना है। पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ देना है, लिख दिया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है? पूरा सब चीज पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, करंट इवेंट डेली कोई ना कोई इवेंट होता रहता है, डेली करंट अफेयर बनते रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लूसेंट का भी किताब खरीदिए और उसमें ये वाला जो टॉपिक है स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल, भाषा संस्कृति, इतिहास और स्पोर्ट, इसको ये फिक्स वाले चीज है, इसको कम से कम पढ़ लीजिए, पूरी अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद ये वाला जो है कंप्यूटर साइंस, ये भी बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज रखिए। मतलब यूपीपीसीएल वगैरह में जो आप एग्जाम देते हैं उसका जो कंप्यूटर साइंस का जो बुक है उसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। कंप्यूटर का क्लास भी यहाँ पे चलता है इजी वे कोचिंग में, मैथ का चलता है, रीजनिंग का चलता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए और नौकरी आप ले लीजिए।
अगर इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग में 2500 मैथ रीजनिंग का लगेगा और कंप्यूटर का 1500 लगेगा। टोटल 4000 रुपये आपको देना होगा और इतना में आपका तैयारी हो जाएगा और इतना में आप 100% क्वालिफाई कीजिएगा। और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है इसके लिए लूसेंट को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश के लिए मैं बुक बता दूंगा क्योंकि अभी बुक मैं रिसर्च नहीं किया हूं, करके मैं बता दूंगा। तो इस तरह से आपका तैयारी हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगा। सीटें बहुत ज्यादा है, कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 50 से 60 के बीच कटअप रह सकता है। इसीलिए तैयारी पर फोकस कीजिए। और ये आपका सिलेबस रहा, आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी आप करते हैं तो नौकरी आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबा हो गया है, टेंशन मत लीजिएगा। नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी की बात है और नौकरी तभी मिलेगा जब आप प्रयास करेंगे। कभी भी घर में बैठ के नौकरी नहीं मिलता है, याद रखिएगा, घर में बैठ के नौकरी नहीं मिलता है। यही समय है कि आप अपने घर के भविष्य को बदल सकते हैं और भविष्य नहीं, तस्वीर को बदल सकते हैं। आप जब पढ़ते हैं आप उन खुद किस्मत लोगों में से हैं जिनके घर वाले पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे आपसे भी बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में बच्चे हैं जो रोडों पर भिक्षा मांगते हैं, जो गरीब घर के हैं, जिनको तन पे कपड़े नहीं हैं। ऐसे ऐसे घर के बच्चे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला है। अगर आपको मौका मिला है तो आप ऐसे बर्बाद मत कीजिए, उसे यूटिलाइज कीजिए, उसे सही जगह उपयोग कीजिए, सही आदमी से मिलिए और मेहनत करना जानिए, मेहनत करना सीखिए। घूमिए मत, घूमेंगे मेहनत नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं होने वाला है किसी भी हाल में। इतना आसान नहीं होता है कि एक बच्चा दिन रात तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है और आप घर बैठे चाहेंगे नौकरी मिल जाए, यह पॉसिबल नहीं होता है। प्रकृति उसी को देता है जो मेहनत करता है। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो मेहनत के अलावा, पढ़ने के अलावा दूसरा ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी मेहनत करेंगे, आगे आपका जीवन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और मेहनत करने के लिए आप तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। अगर मेरा मदद चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरी तरह से मदद दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।